प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी, श्री मनोज दुबे जी और आपकी संस्था से जुड़े हुए तमाम अतिथिगण, मेरे कुछ सहयोगी और कुछ छात्रगण भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा प्रोफेसर पीयूष रंजन जी को कि इस समय हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रहे प्रोफेसर रामवीर सिंह ऐजल से जुड़े हैं, ऐजल नागालैंड, सॉरी मिजोरम से जुड़े। नमस्कार, स्वागत है प्रोफेसर राम जी। मैंने जैसे आपसे चर्चा हुई थी, बहुत इस विषय में कुछ तैयारी नहीं की थी और आपने कुछ जरूरत से ज्यादा ही तारीफ की है, तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। जो आज का विषय आपने रखा है, जीने का तरीका, इनसाइट्स टू लिव हैप्पीली। अब मानव जीवन ऐसा रहा है कि वो हमेशा सुख की खोज में रहा है और आज नहीं, हजारों वर्षों से सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन सुख की क्या परिकल्पना है, सुख की क्या विचार हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं, इसके बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचा गया। लोगों ने अलग अलग मार्ग बताए। कुछ लोगों ने कहा कि भक्ति मार्ग से ही सुख मिलता है, कुछ ने सेवा मार्ग से सुख मिलता है, कुछ ने ज्ञान योग, ज्ञान की प्राप्ति से सुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सत्ता से ही सुख मिलता है, कुछ लोग कहते हैं धन से ही सुख मिलता है। इस प्रकार से अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार इस संबंध में हैं। अगर हम कबीर की बात करें तो कबीर का एक दोहा मुझे इस समय याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, आप जानते हैं 700-800 वर्ष पूर्व, उन्होंने कहा था, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो उन्होंने इस बात से ली थी, जिसको चाह होती है वही परेशान होता है, सुख नहीं पाता। और अगर किसी को शहंशाह मतलब मैं समझता कि उन्होंने केवल सत्ता के रूप में नहीं लिखा था, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। ये विचार उन्होंने आज से 700-800 वर्ष पूर्व दिए थे और मुझे लगता है कभी कभी यही सत्य है, यही सच है। जब आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत नहीं होते, आपकी जरूरतें बहुत नहीं होती, तो शायद आप ज्यादा सुखी रहते हैं। क्योंकि बहुत से लोग बहुत धन पाकर भी सुखी नहीं है और बहुत से लोग बिना धन के गरीबी में भी सुखी रहते हैं। और जो कबीर ने बात लिखी है वो भी कुछ इसी ओर इशारा करती है। लेकिन अगर इस कबीर की बातों को अक्षरशः माने तो इसका ये अर्थ होगा कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, जिसकी कोई जरूरतें नहीं, वही सबसे सुखी है। हमारे देश में भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर J.K. मेहता जी ने भी थ्योरी ऑफ वांटलेसनेस की बात की थी और उनका भी कुछ इसी तरह का विचार था। इस संबंध में एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। किस्सा इस संदर्भ में बहुत बड़ा नहीं, कि एक व्यक्ति गांव में अपने घर पे आराम से सो रहा था। शहर से उसका भाई आया, उसने जगाया और कहा कि भाई सो क्यों रहे हो, कुछ काम करो। उस व्यक्ति ने, गांव के व्यक्ति ने कहा, भाई काम करने से क्या होगा? उसने कहा काम करने से तुम्हें कुछ धन मिलेगा। उसने कहा फिर धन करने से क्या होगा? तुम्हें शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा। उससे क्या होगा? तुम शहर में एक बड़ा सा मकान बना लोगे। तो उस बेचारे व्यक्ति ने कहा कि बड़े से मकान में क्या करेंगे? उसने कहा वहां अच्छे से AC लगा के चैन की नींद सोना। तो जो गांव का व्यक्ति बोला, चैन की नींद तो मैं सो ही रहा हूं, इतने सारे उपद्व्याप करके अगर चैन की नींद मिलती है तो हम तो वैसे ही चैन की नींद सो रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी सुख के विचार हैं
वे बहुत सब्जेक्टिव हैं। हर व्यक्ति का सुख का विचार अलग अलग है, बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। और यदि कभी या इस बात को काफी हद तक, अगर पूर्ण रूप में नहीं, काफी हद तक मान लिया जाए, तो जो ह्यूमन काइंड की प्रगति हुई है, ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुआ है, उसको हम निगेट कर रहे हैं। और जैसा भी अभी मैंने एक किस्सा बताया कि गांव में रहने वाला व्यक्ति ही सबसे अधिक सुखी है, तो फिर हमारी सारी प्रोग्रेस, हमारी सारी डेवलपमेंट वह एक किनारे रह जाती है। यद्यपि एसेंस के रूप में बहुत अधिक हम उससे थ्योरेटिकली डिस्प्यूट नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यवहारिक रूप में हम इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं होते हैं। सुख के बारे में, सुख को अक्सर, या सुख की प्राप्ति को लोग अक्सर एक आध्यात्मिक ढंग से देखते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी सुख की अपनी अपनी संकल्पनाएं दी थी, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, इस तरह की संकल्पनाएं भी दी थी। और आज भी इस तरह के विचार जो आज के भी गुरु रहे हैं, ऋषि हैं, वो अपने अपने ढंग से देती है। अब प्रश्न होता है कि ये आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक दृष्टि से क्या सुख है और क्या नहीं है, शायद मैं इस दृष्टिकोण से नहीं बोल पाऊंगा। वो मेरा विषय भी नहीं है, और मुझे लगता है कि उतनी समझ भी मेरी नहीं है कि आध्यात्मिक दृष्टि से सुख क्या है, इसको मैं एक नरेट कर पाऊँ, उसको, उसके बारे में बता सकता हूँ। तो एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से सुख क्या है और सुख की संकल्पना क्या है, मैं इसी पर थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहूंगा। थोड़े से इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी इसके संदर्भ में प्रयोग करना चाहूंगा। सुख के संदर्भ में प्रारंभिक विचार अर्थशास्त्र में भी था और बाद में भी रहा और आज भी है, अगर हम लार्ज मेजॉरिटी की बात करें, कि धन को ही सुख का आधार माना गया। और कहा भी एक संस्कृत श्लोक में है, धनात् धर्म तथा सुखम। तो धन से ही बाद में सुख प्राप्त होता है, ये संस्कृत के एक श्लोक में भी कहा गया। लेकिन अगर वास्तव में इसकी गहराई से एनालिसिस की जाए, गहराई से इसके बारे में सोचा गया है, जैसा कि अभी हमने कहा कि बहुत लोग धन के होने के बावजूद भी सुखी नहीं है, और कुछ लोग बिना धन के भी बहुत सुखी है। अब धन से क्या प्राप्त होता है? धन से हमें गुड्स मिलते हैं, सर्विसेज मिलती हैं, वस्तुएं मिलती हैं, और वो हमारी को संतुष्टि प्रदान करती है। लॉर्ड कीन से एक बार किसी ने पूछा था कि भाई, डज मनी गिव हैप्पीनेस? तो उन्होंने कहा नहीं, मनी डज नॉट गिव यू हैप्पीनेस, बट इट गिव्स यू प्लेजर विच इज ए वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये उन्होंने इस रूप में कहा कि जो सिग्निफाई करता है कि धन या उसके द्वारा मिलने वाली वस्तुएं और सेवाएं, वह भी हमारे सुख में, एक सामान्य जीवन, सामान्य व्यक्ति के जीवन में उसका भी अपना एक महत्व रहता है। लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इस कंसेप्ट में परिवर्तन हुआ। एक समय था जब विभिन्न देशों की जो ग्रोथ है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको एक ही रूप में मानते थे। वो ये कहते हैं जिस देश की पर कैपिटा जीडीपी ज्यादा है वो एक सुखी देश है, समृद्ध देश है, ये माना जाता था। और सभी देशों के लिए ये स्पष्ट रूप से एक प्रकार का ये नोशन था कि अपनी पर कैपिटा जीडीपी को कैसे बढ़ाएं। उसके लिए कई इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आर्थिक नीतियां हैं, उसके बारे में बात की। लेकिन बाद में अर्थशास्त्र के लोगों को भी यह अनुभव हुआ कि नहीं, केवल क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, केवल इससे नहीं काम होना है, क्योंकि धन से आपको क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन तो बहुत हो सकता है। तो उन्होंने एक HDI का कंसेप्ट दिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें स्पष्ट रूप से 3 चीजों पे फोकस किया गया HDI में। एक तो क्या आपकी पर कैपिटा जीडीपी है उस देश की, दूसरा
एजुकेशन का क्या लेवल है, उसको प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट और हायर एजुकेशन सभी रूपों में लिया गया, मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाह रहा। और तीसरा स्वास्थ्य, तो एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, उसके द्वारा उसे इंडिकेट किया गया। और उसके बाद फिर HDI का कंसेप्ट आया, जो ये दिखाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी यह माना गया कि केवल धन से ही सुख, शायद समृद्धि आ सकती हो, लेकिन सुख आना ये कोई आवश्यक नहीं होगा। लेकिन ये जो HDI का कंसेप्ट है, यह एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए। व्यक्ति के लिए हम केवल इन 2 या 3 चीजों से नहीं ले सकते हैं। तो उसके संदर्भ में फिर दूसरा, एक इंडिविजुअल रूप में अगर बात करें तो दूसरा कंसेप्ट ये आया कि हमारी सुख के लिए जो सबसे बड़ा तत्व है, जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वस्तुओं के साथ, वो सबसे बड़ा है कि गुड हेल्थ। और हेल्थ के बारे में जो WHO ने कहा कि यह एक इट इज ए स्टेट ऑफ health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So it is not merely an absence of disease, it is a state of complete mental, physical and social well-being. इस दृष्टि से उसे देखा गया और लोगों ने भी अनुभव किया कि एक समय ऐसा आता है प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब उसे लगता है कि जो हेल्थ इज वेल्थ, जो पुरानी कहावत है, वो वास्तव में व्यक्ति को अनुभव होती है कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ठीक नहीं है तो सारा वेल्थ जो है उसका कोई उपयोग नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे जो कंसेप्ट आया, मैं उसको थोड़ा सा आगे लूंगा, लेकिन इंडिकेट करता हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कंसेप्ट आया। एक अच्छा जीवन कौन सा होगा जिसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रादर देन मियरली क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। तो हम जो बात कहने जा रहे हैं कि एक अच्छा जीवन व्यक्ति के दृष्टि से, और मैं पुनः ये कहता हूँ कोई आध्यात्मिक गुरु की दृष्टि से नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से एक अच्छा जीवन क्या है, उसकी कुछ बातों की ओर सभी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करूंगा। तो मैं उसके कुछ इंडिकेटर्स बता रहा हूँ। वैसे तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि यह एक बहुत सब्जेक्टिव विचार है, व्यक्ति का अलग अलग विचार है, लेकिन कुछ बहुत कॉमन फीचर्स भी हैं जो लगभग सभी के लिए कॉमन होते हैं। उसको मैं इस तरह से व्यक्त करना चाहूंगा, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति। बहुत अधिक चीजें ना मिले लेकिन जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, यह एक इंडिकेटर बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन सुखी हो रहा है। पूर्ण रूप से सुखी हम नहीं कह सकते, लेकिन सुखी हो रहा है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अगर हमें पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है, रहने को स्थान नहीं है, या इस तरह की कठिनाइयां हैं और हम केवल अपनी संतुष्टि के लिए कह दें कि हम बहुत सुखी हैं, तो शायद ये बहुत ठीक नहीं होगा। इसलिए जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, या हम उसको कहें कि एडिक्वेट लेवल ऑफ कंजम्पशन जो आवश्यकता है, वह भी एक अच्छे जीवन के लिए, गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होता है। दूसरा जो मैंने अभी कहा कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हेल्थ होना, वो बहुत आवश्यक होता है कि क्योंकि अगर शरीर में कष्ट है तो फिर किसी भी प्रकार की वस्तुएं हमें कोई सुख नहीं देती। अब अच्छा स्वास्थ्य कैसा हो, अब इसमें तो बहुत कुछ ऊपर वाले पे निर्भर करता है, लेकिन फिर भी जो हम लोगों के हाथ में है, जो हम सामान्य व्यक्तियों के हाथ में है, कि इसमें हमें अच्छा भोजन मिले। अच्छा भोजन मतलब दो प्रकार से है कि स्वादिष्ट भोजन भी हो और पौष्टिक भोजन भी हो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो अच्छा भोजन होता है उसमें स्वादिष्ट नहीं होता, स्वादिष्ट भोजन अच्छा नहीं होता, पौष्टिक नहीं होता। मुझे लगता है कि एक दोनों का अपना अपना स्थान है और हमें ऐसा भोजन देखना चाहिए या ऐसा हमें भोजन लेना चाहिए उसमें स्वाद भी हो और पौष्टिकता भी हो, न्यूट्रिशन भी होता है।
अगर ये दोनों चीजें हम इंश्योर कर लेते हैं तो काफी हद तक रोगों से बच सकते हैं, अपना जीवन स्वस्थ बना सकते हैं। यद्यपि इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत से बाहर से इन्फेक्शन और जेनेटिक डिजीजेस भी होती हैं, जिसके बारे में यहाँ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट भोजन और पर्याप्त भोजन, ये हमारे लिए एक बहुत आवश्यक होते हैं। अब उसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि एक शुद्ध हवा, यह भी एक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और सुख के लिए अगर दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी हवा का इतना महत्व है कि लोग अच्छी हवा पाने के लिए पहाड़ों में क्यों जाते हैं, अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी, और जब वहां से लौटते हैं तो बिल्कुल रिफ्रेश होकर के लौटते हैं। तो इसलिए शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण, इसका भी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे जीवन के लिए अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर मानसिक स्वास्थ्य पे आते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ, जिसे हम कह सकते हैं कि जीवन में तनाव ना ही होना चाहिए या मिनिमम लेवल पे होना चाहिए। अब इसे कैसे लाया जाए, सबसे बड़ी समस्या इसी में होती है। मुझे लगता है इसके लिए 2-3 बातें या 2-3 इंडिकेटर हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ मनोरंजन का होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति मनोरंजन नहीं करते, जो समझते हैं टीवी देखने से अच्छा नहीं होता, समय जाता है, जो लोग सोचते हैं सिनेमा नहीं देखना चाहिए, मुझे लगता है, या नाटक, म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, मुझे लगता है नहीं, मनोरंजन का भी आपके जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए या कम करने के लिए या पोस्टपोन करने के लिए, तीनों ही रूपों में हम देख सकते हैं कि हमें मनोरंजन की आवश्यकता है और मनोरंजन लोगों को लेना चाहिए। अब मनोरंजन भी जब हम बात करते हैं तो उसका कोई अर्थ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट से नहीं है, उसकी भी अपनी मर्यादा है, उसकी भी अपनी सीमा है, और सीमा के अंदर रहकर ही व्यक्ति यदि मनोरंजन करता है तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि वो एक अच्छा ही शरीर के लिए और मन के लिए आवश्यक रहता है। दूसरा, मानसिक सुख के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए वाचन, रीडिंग जिसको कहते हैं, उसका भी अपना स्थान है। वाचन से एक संतुष्टि भी मिलती है और कुछ सीमा तक हम कह सकते हैं मनोरंजन भी हो सकता है। जिसको पढ़ने का शौक है, मनोरंजन मतलब केवल सिनेमा नहीं है, मन को जो रंजित करे वही मनोरंजन। तो अगर पुस्तकें पढ़ने से, अच्छा लेखन पढ़ने से हमें संतुष्टि मिलती है, स्ट्रेस कम होता है, तो मुझे लगता है वो भी एक आवश्यक हमारा इंडिकेटर है। फिर एक जिसको चिंतन है, जो भी वाचन के साथ चिंतन भी कुछ हद तक जुड़ जाता है कि किसी विषय पर विचार करें, समस्या का हल करें, वह भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। और वह चिंतन स्वयं की भी हो सकती है, परिवार की भी हो सकती है और मित्रों की भी हो सकती है। तो चिंतन से हमें अक्सर ऐसा रास्ता मिलता है जो हमें सामान्य रूप से नहीं दिखाई देता है। फिर इसी में एक बात और आती है मानसिक, जिसको मैं कह सकता हूँ मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ मित्रों का होना, मित्रों का होना भी बहुत आवश्यक होता है। जिसकी लाइफ में फ्रेंड्स ना हो, उसका जीवन बहुत आदर्श नहीं हो सकता, उसको हम बहुत अच्छा जीवन नहीं कह सकते। तो मित्रों का और परिवार का, दोनों में यहाँ सम्मिलित करना चाहता हूँ। उनका अपना अपना स्थान है। अगर मित्र ना हो तो परिवार हो तो, लेकिन वो भी इनकम्प्लीटनेस है, और परिवार हो मित्र ना हो वो भी एक इनकम्प्लीटनेस है। दोनों का अपना अपना रोल होता है, और एक स्वस्थ जीवन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं समझता हूँ दोनों आपके पास होने चाहिए। और यहाँ मुझे एक मराठी के एक लेखक का एक कथन याद है, वो कहते हैं कि व्यक्ति को मित्र होने चाहिए, लेकिन 2 प्रकार के मित्र होने चाहिए, या 3 प्रकार के मित्र होने चाहिए।
एक जो आपके समवयस्क हो वो आपके होंगे, और एक आपका मित्र हो वो जो आपसे कम से कम 10 वर्ष बड़ा हो, और एक मित्र आपका ऐसा हो जो आपसे कम से कम 10 वर्ष छोटा। तो लाइफ के जितने भी स्टेजेस हैं और करंट सिचुएशन क्या चल रही है उसका फीडबैक आपको बड़ा स्वाभाविक रूप से मिलता रहता है। और उन्होंने यही कहा था कि मित्र उम्र में बड़ा भी हो 10 साल और एक मित्र आपको उम्र में छोटा भी हो, तो वो फ्रेशनेस लाएगा, पुराना आपको एक्सपीरियंस बताएगा, तो वह जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी हो सकता है। अब इसके साथ मैंने ये भी कहा जब मित्र होंगे तो या परिवार होगा तो चर्चा या बातचीत, यह भी एक स्ट्रेस फ्री होने का आवश्यक अंग होता है। इसके बाद एक और इंडिकेटर जो हमारे साथ आता है वह है उचित निद्रा, एडिक्वेट स्लीप। स्लीप एक ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, फ्रेशनेस देता है, और उचित निद्रा जिसको मिलती है उसका जीवन में स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और उसको सुख भी रहता है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब उचित निद्रा कितनी हो यह भी बहुत व्यक्ति पे अलग रहती है। किसी को 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, किसी को 7 घंटे की नींद चाहिए, किसी को 8 घंटे की भी हो सकती है, और ये जीवन की अलग अलग स्टेजेस में भी अलग अलग होता है। एक छोटे बच्चे के लिए तो प्रारंभ कहते हैं 16 घंटे वो सोता है, फिर उसकी धीरे धीरे नींद कम होती जाती है, फिर वृद्धावस्था की तरफ जाने पर नींद धीरे धीरे बढ़ती है, वो भी एक कहते हैं आवश्यक होता है। तो लेकिन संक्षेप में मैं ये कहूँगा उचित निद्रा भी आपको आनी चाहिए। फिर एक मानसिक रूप से एक और बात मुझे अक्सर अनुभव भी स्वयं के रूप में भी हुई, जीवन में या जीवन की प्रोग्रेस में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों की बड़ी अपेक्षाएं होती है कि हम ये बन जाएंगे और वो बन जाएंगे और बन जाएंगे, यदि बन गए तो ठीक, नहीं बने तो वो बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। जीवन में जो मिला है, ऐसा नहीं कि आगे की चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए, अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि एक हिंदी गाना है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, उसी में सुख रहना चाहिए। जो चीज मिलती रहे उनको लेना भी चाहिए, जीवन के चैलेंजेस को भी लेना चाहिए, लेकिन जो मिल गया उसको भी असंतुष्ट भाव से नहीं देखना चाहिए, उसको भी अपने सुख का एक इंडिकेटर मान लेना चाहिए। फिर मन की जहां बातें होती है, मन का बहुत इतने डायमेंशन है जिनका विचार नहीं कर सकते, लेकिन यह जरूरी है कि हम दूसरे के प्रति इलविल ना रखें कि हम उसको नष्ट कर देंगे, उसको समाप्त कर देंगे। इस तरह की जो भावनाएं होती हैं वो आपके स्वास्थ्य को ही प्रभावित करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कष्ट न देना, यह भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। कुछ जरूरतमंद लोगों को की सहायता करना, फिलैंथ्रोपी करना, चाहे छोटे पैमाने पर हो चाहे बड़े पैमाने पर हो, वह भी आपके जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व होता है। और उसी के साथ साथ मैं जिसको हमेशा से सोचता रहा हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, वह है टू बी ड्यूटीफुल। अपने कर्तव्य के प्रति जागृत रहना, ये बहुत बड़ा संतुष्टि का भाव देता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह बहुत अच्छा है कि अगर हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली तो मुझे लगता है कि काफी संतुष्टि और मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। इसके दृष्टि से मैं जो एक बात कहता हूं कि जो मैनेजमेंट नहीं होता है, वर्क लाइफ बैलेंस, कार्य भी आवश्यक है और लाइफ के जो आवश्यकता है वो भी आवश्यक है। अगर कार्य नहीं होगा, इफ देयर इज नो वर्क, तो लाइफ विल रियली बिकम मिजरेबल, क्योंकि जो कार्य होता है वो आपके जीवन को सार्थकता देता है, वो आपको धन भी प्राप्त कराता है अगर आप करें। अगर धन नहीं लेना चाहते तो वह आपको संतुष्टि का भाव भी देता है कि हमने ये कार्य कर लिया। लेकिन कार्य अवश्य करना चाहिए, और कार्य कितना करना चाहिए ये भी जीवन के जो डिफरेंट फेजेस हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए।
कोई न कोई कार्य के प्रति, सामाजिक कार्य हो, आपका शैक्षणिक कार्य हो या कोई भी कार्य हो, उसके प्रति कार्य करते रहना, यह भी एक शारीरिक और मानसिक, मैं समझता हूँ दोनों प्रकार के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन वर्कहोलिक जिसे कहते हैं, वर्कहोलिक होना शायद जीवन में प्रोग्रेस कुछ समय के लिए लाएगा, लेकिन उसके बाद की जो कठिनाइयां हैं, वर्कहोलिक, यद्यपि कार्य का अपना महत्व है, उसको हम कम नहीं कह सकते। कुछ लोग मुझे अभी भी कहते हैं वर्कहोलिक क्यों है। मैं भी कभी कभी ये अनुभव करता हूँ कि बाकी चीजें छूट जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा वर्कहोलिक होना, लंबे समय तक वर्कहोलिक आना, ये जीवन के लिए बहुत ही उपयुक्त नहीं रहता। इससे दूसरे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अब मैं थोड़ा सा 5 मिनट केवल लूंगा। वर्क लाइफ बैलेंस, गुड हेल्थ, इन सबको और सोशल हार्मोनी, इन सबको अगर मिला के एक बात की जाए तो उस पे हम आते हैं जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि जीवन की गुणवत्ता। WHO ने इसकी जो डेफिनेशन दी है और उसके जो इंडिकेटर्स दिए हैं, मैं उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो इसको डिफाइन उन्होंने किया है, काफी अच्छे तरह से किया है। Quality of work life is an individual's perception of their position in life in the context of the culture and value system. In the context of culture and value system in which they live. तो कोई भी क्वालिटी ऑफ लाइफ सारे विश्व के लिए एक ही समान नहीं होगा, वो उनका परसेप्शन है, पोजीशन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम। और इसीलिए कोई भी एक दुनिया भर के लिए एक यूनिफॉर्म फार्मूला हम नहीं दे सकते। इन विच दे लिव एंड इन रिलेशन टू देयर गोल्स, एक्सपेक्टेशन, स्टैंडर्ड्स एंड कंसर्न्स। इन बातों को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति का जो अपना परसेप्शन है, दृष्टिकोण है, वह उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बता रहा है। और जो उन्होंने 10 इंडिकेटर्स दिए हैं, वो कुछ में से, उसमें तो कुछ तो ऐसी चीजें जिनकी मैं चर्चा कर चुका हूं और जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी शामिल किया गया है, लेकिन उन्होंने अलग से जो 10 इंडिकेटर दिए, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहला है वेल्थ। वेल्थ और मनी दोनों बात कह सकते हैं कि क्योंकि वेल्थ क्रिएशन वो केवल आपके लिए नहीं है। जब कोई व्यक्ति वेल्थ क्रिएट करता है तो उसका लाभ दूसरे को भी होता है। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में जितना लाभ प्रोड्यूसर को है उतना ही उसके कंज्यूमर को है। जितना सेवा प्रदाता को लाभ है उतना ही लाभ उस सेवा प्राप्त करने वाले पर है। तो इसलिए वेल्थ को कोई बहुत गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि सारी समस्याओं की जड़ वेल्थ है। वो एक दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन नहीं, इसीलिए इसमें कहा गया वेल्थ। दूसरा लिखा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का होना भी एक गुड क्वालिटी लाइफ के लिए है, जिसको मैंने कार्य के संबंध में पहले ही चर्चा कर ली थी। लेकिन उन्होंने अपने 10 इंडिकेटर्स में इसे भी रखा कि एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई कार्य उपयोगी रूप में हो जो आपको एंगेज रख सके, जो आप में सेल्फ एस्टीम एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होती है, व्यक्ति को अपनी उपयोगिता लगती है, सोशल इंटरेक्शन होता है। ये तमाम चीजें व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट से प्राप्त होती हैं। तीसरा है एनवायरनमेंट। अच्छा एनवायरनमेंट, अब इसको बायोफिजिकल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, सोशल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, सभी प्रकार के एनवायरनमेंट की इसमें शामिल कर सकते हैं। यह भी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आवश्यक है। चौथा जो है फिजिकल एंड मेंटल वेल्थ, नॉट वेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। फिर एजुकेशन। एजुकेशन जो शिक्षा है वह भी जीवन को, ये केवल कुछ फैक्ट्स को जानने की प्रक्रिया नहीं है, जिसको कहते हैं एजुकेशन इज नॉट मियरली नोइंग मोर, इट इज थिंकिंग डिफरेंटली।
आपके विचार करने की क्षमता जो है, विचार करने की दिशा को बदलता है, रैशनल बनाता है, उसको रैशनल और आइडियलिस्टिक बनाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आपको जाता है, मन का विकास करता है। इसलिए एजुकेशन का अपना महत्व है और जीवन के अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रकार का एजुकेशन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टर्शियरी या हायर एजुकेशन, और उसके बाद का जीवन। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो कंसेप्ट दिया जाता है वो केवल प्रोडक्टिविटी के दृष्टिकोण से नहीं है, उसका दृष्टिकोण ये भी है कि जो एजुकेशन है आपकी लाइफ को एनरिच करता है, आपकी लाइफ को समृद्ध बनाता है। फिर रिक्रिएशन एंड लेजर टाइम, उसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूं इसलिए पुनः नहीं कहना चाहूंगा। फिर एक और बात बहुत अच्छी होती है, सोशल बिलोंगिंगनेस। सोशल बिलोंगिंगनेस तो चाहे परिवार के रूप में कह सकते हैं, मित्रों के रूप में कह सकते हैं, कलीग्स के रूप में इसको कह सकते हैं। तो सोशल बिलोंगिंगनेस एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति को आइसोलेट नहीं होने देता, दूसरों के साथ कनेक्ट रखता है। तो यह कनेक्ट भी बहुत जरूरी होता है। इसके बाद रिलीजियस बिलीफ, इस पर भी उन्होंने जोर दिया है कि हर एक की कोई ना कोई रिलीजियस बिलीफ होनी चाहिए। तो रिलीजियस बिलीफ का तात्पर्य यह है कि किसी एक धर्म से नहीं है, ऐसा कोई बिंदु हो, ऐसा कोई स्थान हो जहां आप अपने मन को ओपन कर सकें, अपनी समस्या को दूसरों पे, मतलब भगवान पे डाल सकें। भगवान के पास पहुंचती हैं समस्याएं, नहीं पहुंचती, लेकिन आपके मन को जरूर हल्का लगता है। इसलिए रिलीजियस बिलीफ्स को भी उन्होंने इंडिकेटर माना है गुड क्वालिटी लाइफ के लिए। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यह भी एक अपने में महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का जीवन सुरक्षित भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कहीं बाहर जाने में डर लगे। सेफ्टी भी जीवन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं हमेशा रिस्की कार्य करते रहे। जो रिस्क में हमेशा रहता है उसमें भी एक स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की। और फिर जो अंत में आता है वह भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रीडम, अपना स्वातंत्र बनाए रखना, स्वतंत्रता बनाए रखना, अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से कार्य करना। लेकिन वो मर्जी भी एक अनलिमिटेड नहीं हो सकती, फ्रीडम की भी अपनी सीमाएं हैं। वो फ्रीडम तभी तक सही है, एक ने कहा कि योर फ्रीडम स्टॉप्स वेयर माय नोज बिगिंस। आपकी फ्रीडम वहीं तक है जब तक आप हमें कुछ नुकसान न पहुंचा सके। यदि आप हमें नुकसान पहुंचा तो आपकी फ्रीडम समाप्त हो जाती है। तो यह एक ऐसे तत्व है, मुझे लगता है, जो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। किस सीमा तक कौन पालन करता है, उसका क्या विचार है, वो पूरी तरह व्यक्तिगत है। किसी को थोड़ा सा कार्य करने से बहुत संतुष्टि मिलती है, किसी को ज्यादा कार्य करने से संतुष्टि मिलती है। तो क्या कहते हैं कि मतिर भिन्ना होते हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये अलग होते हैं। लेकिन यह जो बातें मैंने कही, एक दृष्टिकोण मुझे लगा कि एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में सुख या गुड वे ऑफ लाइफ, अच्छा जीवन कैसे हो, इसके बारे में बताती है। ये मैंने विचार अब आपके सामने शेयर किए हैं। मुझे इस परिचर्चा में इनवाइट करने के लिए सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रमेश व्यास जी से कहूंगा कि वो जो भी हमारे मेहमान हैं उनसे, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे उनकी जो क्वेरीज हो, उनके मन में उत्कंठा हो, वो अपने प्रश्न प्रोफेसर वैशंपायन के सामने रखें। जी, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर का उद्बोधन और जीवन की हैप्पीनेस के बारे में जो आपने अपने कई विचारों को रखा, और आपने जहाँ सोशल बिहेवियर के साथ साथ WHO के पैरामीटर्स की भी डिस्कशन किया। निश्चित तौर पे आपने उसके लिए एक गुणात्मक तौर पर प्रतिस्थापित करने का भी प्रयास किया, व्यवहारिक तौर पर बताने का प्रयास किया। अपने साथियों से चाहेंगे कि जो भी उनकी शंकाएं हों, जो भी उनके तथ्य हों, वो शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले रेज हैंड बीच में हुआ था रूपेश चौधरी सर का, आप अपनी बात रख सकते हैं, प्लीज अनम्यूट करिएगा रूपेश जी।
रूपेश जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? अगले पार्टिसिपेंट को बुला ले तब तक। हाँ जी जी, जो भी साथी हमारे बात करना चाहते हैं हैंड रेज करें या सीधे अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। प्रणाम सर। कई साथी सर। जी मैं डॉक्टर रामवीर सिंह, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में मैंने सर के साथ काम किया और अभी पिछले लगभग 6 महीने से मैं मिजोरम विश्वविद्यालय में मैंने कार्यभार ग्रहण किया है। एक आचार्य के पद पर मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया। सर का मैसेज आया लगभग अभी 5:30 बजे के ऐसे मैं ऐसे टॉपिक पे, इस टॉपिक पे मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने सर को तभी मैसेज किया कि सर मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैं छोटा सा अनुभव सर के साथ जो मेरा है मैं शेयर करना चाहूंगा। कि जैसा कि प्रोफेसर अग्रवाल सर ने बताया कि सर 3 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रह चुके हैं और 3 विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर रहने के बाद भी अगर आप जैसे जिन्होंने अभी सर को सुना होगा, जितने सहज वो आज आपको लेक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही सहज वो आप जीवन में मिलेंगे। वो मैं आपको बताऊं कि सर सुबह 10 बजे से लेके 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ऑफिस में काम, और जैसा कि सर ने कहा ना कि केवल काम ही जरूरी नहीं है, जीवन में हर चीज आवश्यक है। हर संडे को सर कोशिश करते हैं कि आज कुछ बुंदेलखंड की नई चीज देखनी, तो हमेशा कोशिश करते थे कि जिस संडे को सर फ्री हो तो वो हमेशा कोशिश करते थे कि कहीं ना कहीं कोई नई चीज बुंदेलखंड की देख के आए, लोगों से मिले और उनके अनुभवों से सीखे, उनके अनुभवों को जाने के वो कैसे काम कर रहे हैं। तो मैंने जो सर से सीखा, लगभग मैंने सर के साथ लगभग 3 साल सर के सानिध्य में काम किया। जो मैंने सीखा सर से, वो सबसे बड़ी चीज सीखी वो है संतोष, कि जो आपके पास है उसी में आपको सेटिस्फाई रहना है, और आपको जो मिल गया, जैसे सर ने कहा ना कि जो मिल गया वही मुकद्दर है, और अपना मैक्सिमम देना, 100% देना, क्योंकि शायद अगर हम अपना 100% दें तो मुझे लगता है कि वही सबसे बड़े सुख की प्राप्ति है। कि जैसे जब हम शाम को घर पहुंचे तो हमको लगे कि आज हमने जो काम किया वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम करने की मैंने कोशिश की, जिससे जरूर किसी न किसी का फायदा हुआ। तो मुझे लगता है कि सर ने जो बताया कि यही आत्म संतुष्टि ही किसी काम में सुख का सबसे बड़ा एक कारक है, कि जो मैंने आज किया उससे मैंने कुछ न कुछ समाज का, किसी व्यक्ति का भला करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि शायद वही मेरे लिए सुख है। धन्यवाद सर, एक बार आपको पुनः सुन के सर बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू जी। मैं बात को आगे रखते हुए सॉरी 1 सेकंड के लिए, मेरा एक 7 बजे एंगेजमेंट है, तो संक्षेप में लोग बात करें तो मैं बोल पाऊंगा अभी। हाँ है 10 मिनट प्लीज। सर हम आपको बिल्कुल समय पे हम आपसे विदा लेंगे, बिल्कुल सही है। मैं सीबी त्रिपाठी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर प्लीज। त्रिपाठी सर। हेलो जी। त्रिपाठी जी प्लीज। आप सभी को सादर मेरी ओर से प्रणाम। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, बहुत ही बेहतरीन। जीवन कैसे जीना है, जीवन जीने की कला बहुत ही अच्छी होना चाहिए, जिसके हृदय में संतोष है। आपके पास लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, लाकर भरे हुए हैं, लेकिन यदि आपके पास जीवन में संतोष नहीं है तो आप सुख की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। लोगों के पास अरबों खरबों पड़े हुए हैं और मूंग की दाल का पानी पीते हैं। कहां सुख की प्राप्ति है? आपने इस सुख के बारे में उपाय बताए, निश्चित रूप से मैंने अपने जीवन में इसको धारण किया है। वाद से कैसे सुखी रहना है, आपके एक एक बिंदु पर सर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई आज आपके विचार सुन के, और निश्चित रूप से मैं और अपने पड़ोसियों को इन। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि आप में कोई शंका हो या कोई ऐसा कोई अनुभव शेयर करना चाहें जो मैंने देखा मैडम सीता चतुर्वेदी और प्रसून द्विवेदी कॉल कर रहे हैं। मैं बुला ले प्रसून जी को बुलाना चाहूंगा पहले। प्रसून जी अपनी बात कर सकते हैं प्लीज। प्रसून जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। वैशम पायन सर का मैं छात्र हूँ। वैशम पायन सर, मैं बस आपसे, चूंकि आपने जिस संदर्भ में बात करी, तो जब हम अपने जीडीपी का अध्ययन करते हैं तो जीडीपी की कैलकुलेशन में आप देखिए तो कहीं भी हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे फॉरेस्ट हैं,
या रिवर्स हैं या हमारी वायु है, इन सब के, हालांकि इनका हम प्रयोग तो करते हैं उत्पादन करने के लिए, लेकिन हम इन सब का इवेल्युएशन नहीं करते, कहीं इनको कंसीडर नहीं करते। और शायद यही एक कारण है कि विकास की इस भागदौड़ में हम लोग कहीं ना कहीं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खो बैठे हैं, और ये शायद एक इम्बैलेंस ही है। और जब ये कोविड हुआ और जब लॉकडाउन हुआ, तो यहाँ मैं उत्तराखंड में हूँ सर, और बगल में जो पंजाब प्रदेश है, तो पंजाब के कुछ शहरों से हिमालय दिखने लगा, मतलब इतना पॉल्यूशन खत्म हुआ कि 2-3 महीने में। तो ये थोड़ा सा इस दृष्टि पे, मतलब इस पक्ष में आपका क्या कहना है? जो जीडीपी वाली बात की, जीडीपी तो एक बड़ा अप्रोक्सीमेशन है, इसको कभी भी एग्जैक्टनेस नहीं कहा जा सकती। और दूसरी बात जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को हम डैमेज, या जो प्रोग्रेस की चाह में एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, वो भी अच्छी तरह विदित है सबको। लेकिन ये बहुत बड़ा हमें चॉइस करनी होती है कि हम क्या करें। और इसी के संदर्भ में केवल जीडीपी वाली बात कहूं तो ग्रीन जीडीपी का एक कंसेप्ट है। ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट मतलब वो एक मानते हैं कि जो हमारे अराउंड नेचर और एनवायरनमेंट है वो हमारी कैपिटल है या हमारी एसेट है, और अगर जब एसेट में से जितना हम डिग्रेडेशन करते हैं वो उसका डेप्रिसिएशन है। तो ग्रीन जीडीपी का वास्तविक कंसेप्ट यह है कि जितनी इस साल की जीडीपी हुई, जैसे हम सारे डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डैमेज टू एनवायरनमेंट यह भी एक डेप्रिसिएशन है, इसको भी माइनस किया जाए और तब हम गणना करें कि हमारी वास्तविक जीडीपी बढ़ी है या घटी है। या तो जो अर्थशास्त्रियों ने इस पर भी चर्चा की और ग्रीन जीडीपी की बात की है। अब उसकी कैलकुलेशन की बड़ी कठिनाइयां हैं, अलग अलग जगह पे स्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन एज ए कंसेप्ट वो है ग्रीन जीडीपी का। थैंक यू सर। मैं भी एक बात करना चाहूंगा सर, जहाँ हैप्पीनेस के पैरामीटर्स के लिए आपने चर्चा करने का प्रयास किया, हैप्पीनेस के पैरामीटर्स डिफरेंट कंट्रीज के लिए बिल्कुल अलग अलग हो सकती है क्योंकि कंडीशंस अलग अलग हैं। हमारे देश में तो 3 मील पर पानी और 4 कोस पर ऐसा कहावत है जो उसके अनुसार सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। फिर हम हैप्पीनेस के इंडेक्स के लिए पैरामीटर्स के लिए वहां क्यों रखना चाहते हैं अलग अलग कंडीशंस के बावजूद भी? ये तो गलत है ना सर? देखिए, मैं पहले ही ये कह चुका हूँ कि हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, और ये स्टेट ऑफ माइंड किसी भी समय पर आ सकता है। प्रारंभ में हमने कहा कि एक अमीर व्यक्ति भी हैप्पी नहीं है और जो गरीब व्यक्ति भी हैप्पी रह सकता है, और अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्टेट ऑफ माइंड, कभी आप हैप्पी हैं कभी नहीं है। इसीलिए जो मैंने इंडिकेटर्स बताए, ये हैप्पीनेस के इंडिकेटर मैंने नहीं कहा है, ये गुड क्वालिटी लाइफ के इंडिकेटर्स हैं, गुड हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। हैप्पीनेस को मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जैक्टली डिफाइन कर पाए, या डिफाइन भी कर पाए तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्योंकि एक बहुत सब्जेक्टिव चीज है, स्टेट ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, तो इसलिए इसके लिए सबके लिए एक समान इंडिकेटर्स और पैरामीटर्स बनाना लगभग असंभव है। और जो इंडिकेटर्स मैंने बताए हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के हैं, न कि हैप्पीनेस के। जी, 2 लोगों ने हाथ रेस किया है, सीता चतुर्वेदी जी और धृति तोमर जी। मैडम जी बुला जी सीता जी को बुलाना चाहेंगे। सीता जी प्लीज। थैंक यू सर। हेलो जी। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? यस यस बिल्कुल। हाँ सर, मैं पन्ना से सीता चतुर्वेदी, सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार सर। सर, मैं अभी आपकी परिचर्चा सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छा जो है आपने ज्ञानवर्धक जो है बातें कही हैं। तो सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आज जो अपने वातावरण में है कि ये तो मानते हैं सभी लोग कि धनी होना संपूर्ण सुख का कारण नहीं है, लेकिन सर फिर भी सब लोग उसी ओर जाना चाहते हैं। एक जो निर्धन सुखी है उस ओर कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन जो धनी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, जिसके अभी हमने जो बात की, ओके, इज इट ओके? मेरी आवाज आ रही है? हाँ डॉक्टर साहब, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, देखिए मैंने पहले ही बात की, इसलिए जो इंडिकेटर्स बताए
उसमें केवल ये कहा कि सफिशिएंट मनी होना चाहिए, मैक्सिमम मनी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को धन जो है जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता होना आवश्यक है, और वो आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से धन का स्वरूप बदलता रहा है। लेकिन धन जो है एक साधन है, मीन्स है, जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य के लिए भी डॉक्टर के यहाँ जाना होगा तो भी धन चाहिए होगा, कुछ आपको मनोरंजन करना होगा उसके धन हो, मेहमान आपके यहाँ आते हैं, चाहते हैं मित्र रहें तो उसके लिए भी कुछ धन है। तो धन को एक साध्य नहीं, जिसको कहते हैं एक साधन के रूप में देखें, और व्यक्ति जब इस चीज को भूल जाता है कि धन तो एक साधन है और उसी को साध्य समझ लेने लगता है, तो वही फिर एक धन का रोग हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति इतना धन लेते हैं और धन का 1% भी उपयोग नहीं कर पाते, और ऐसे उसके पश्चात क्या होता है कि बाद में सोचते कि मैंने कमाया, पाया क्या? कमाया तो बहुत, लेकिन पाया क्या? तो यह भी एक प्रकार का मानसिक रोग है। जिनके पास लाखों करोड़ों है वो भी रिश्वत लेने में लगे हुए हैं। तो ये तो एक मानसिक रोग मैं कहता हूँ, ये कोई आदर्श नहीं है। व्यास जी एक क्वेश्चन और ले लें, फिर मनोहर दुबे साहब को हम लोग आमंत्रित करेंगे, फिर आप हमारे पार्टिसिपेंट्स लिखते हैं कि यदि संतोष आ जाएगा तो ग्रो कैसे होगा फिर? यह शंका व्यक्ति है, प्लीज। नहीं, मैंने पहले ही कहा कि संतोषी, मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूँ कि संतोष आ जाएगा। तो वो तो मैंने कबीर का दोहा भी पढ़ा दिया, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। और मैंने उसी समय कहा कि कबीर ने 700-800 वर्ष पूर्व कहा था, एक दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से बड़ा अच्छा है, लेकिन जीवन की प्रगति की दृष्टि से नहीं है। लेकिन जीवन की प्रगति क्या है, इसी को पहले हमने आर्थिक दृष्टिकोण से बताया, उसके बाद HDI का कंसेप्ट दिया, और उसके बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ का कंसेप्ट दिया। तो संतोष ही एकमात्र चीज नहीं है। अदरवाइज मैंने जो एक किस्सा बताया कि व्यक्ति संतोष से अपने घर पे सो रहा है और व्यक्ति, उसका भाई जाके कहता भाई काम करो, तो कहता मैं अपने में सुखी हूँ। तो वो भी कोई आइडियल नहीं है, आदर्श नहीं है। मैंने उसको वही आदर्श नहीं कहा। हाँ, संतोष लेकिन होना भी चाहिए। प्रोफेसर वैशंपायन एक क्वेश्चन और ले जा। प्रोफेसर मैडम धृति काफी देर से हाथ रेस कर चुकी थी, उनको बुला ले, फिर मनोहर दुबे साहब को हम लोग आमंत्रित कर लेंगे। वो शायद she has withdrawn। व्यास जी। यस सर जी, गुड इवनिंग सर। आप काफी देर से हाथ रेस कर रही हैं। यस सर, यस सर। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे सर ने आज अपना जो वार्तालाप था वो हैप्पीनेस को लेके था, तो सर आपने बोला कि हमको मतलब निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए, अपन को सक्रिय रहना चाहिए और कोई ना कोई वर्क करते रहना चाहिए और सेटिस्फाई रहना चाहिए। तो उसका आंसर अभी मुझे मिला कि सेटिस्फेक्शन से मतलब ये नहीं है कि अपन निष्क्रिय हो जाएं, और सेटिस्फाई अगर हो जाएंगे तो फिर ग्रो कैसे करेंगे। दूसरा ये था कि मैं अपना वर्क करती हूँ, मैं अपना एवरीडे 100% देती हूँ, लेकिन एक अपन जब फैमिली में रह रहे हैं तो एक होता है एक्सपेक्टेशन। अपन को दुनिया से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, लेकिन अपन जो अपने नियर फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो अपने क्लोज हैं, अगर उनसे अपन एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो अपना कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं हो पाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सामने वाले की वजह से अगर अपन परेशान हो रहे हैं, वो अपने दुख का कारण हो रहा है, हम अपने मन में खुश हैं, अपने वर्क से खुश हैं, हम जो कर रहे हैं उससे हम खुश हैं, लेकिन हमारे आसपास हमसे जो जुड़ा हुआ है उसकी वजह से हमको कहीं ना कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए अपन में क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि वो चीज अपन को इफेक्ट ना करे। दूसरा आपने बोला कि प्रॉपर स्लीपिंग भी एक बहुत जरूरी है। तो माइंड में अगर कोई टेंशन है किसी चीज को लेके, तो वो स्लीपिंग तो वो अपने आप ही नहीं होती है, तो इंसान प्रॉपर स्लीप कैसे लेगा। देखिए, जीवन एक इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, और बड़े बड़े महात्मा से विचारक इस बारे में विचार करते रहे हैं कि कैसे सुख मिले, और अलग अलग चीजें मैं पुनः रिपीट नहीं करना चाहता। तो जीवन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कभी कभी सुख आपको मिल रहा है लेकिन दूसरे से दुख मिलता है, तो सुख में कमी हो जाती है। ये अपने में बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अपनी तरफ से किसी को निगेटिव सिग्नल्स नहीं आने चाहिए, और दूसरे की तरफ से निगेटिव सिग्नल्स अगर आते हैं किसी प्रकार के, जिसका आपने जिक्र किया, तो हमें उसको थोड़ा सा सहन शक्ति भी होनी चाहिए और कुछ रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए।
तो दोनों ही तत्वों का होना आवश्यक है, तभी हम दूसरों के द्वारा जो निगेटिव सिग्नल्स हैं या कष्ट है उनसे अपने को बचा सकते हैं। इसका कोई जीवन हैप्पीनेस का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपने द्वारा ही निर्धारित होगा। थैंक यू सर। सुनील त्रिवेदी जी भी बात करना चाह रहे थे। सुनील त्रिवेदी जी, उनका और कर ले, एक व्यक्ति और बचे हैं, फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। उनका भी कर ले। प्रोफेसर वैशम भाई, 5 मिनट हम लोग और लेंगे। मिस्टर त्रिवेदी का हाथ रेज हो रहा था। सर सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सुनील त्रिवेदी, सहायक आचार्य, शिक्षा संस्थान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। सर आपने जितनी भी बातें कही क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो बस केवल मैं यही सर कहना चाह रहा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर अच्छी है तो ये हैप्पीनेस तक जाती है, उसका रिजल्ट है। और सर आप किसी भी, मैंने आपको 3 साल से लगातार सुन रहे हैं, आप किसी भी टॉपिक पर कितने भी जटिल पर बोलते हैं लेकिन इतने सरल तरीके से बोल देते हैं कि सर फिर उसमें कोई भी जो है क्वेरीज या दिमाग में ऐसी चीज नहीं रहती है जो कंप्लीट ना हो। तो सर आपने जो बातें कही हैं ये सर सब आपके जीवन से संबंधित बातें हैं। सर आज भी आप इतना काम करते हैं कि हम लोग 40 वर्ष के होकर के आपके बराबर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सर बिल्कुल सही है कि कार्य ही पूजा है, और अगर हम अपने जीवन में अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी हवा, आपने बताया कि कोई भी एक, चाहे योगा करें, खेल करें, म्यूजिक, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, गुड फ्रेंड्स हमारे हों, किसी भी उसमें हो, और धर्म पर अगर हम विश्वास करें, एनवायरनमेंट हमारा अच्छा हो, वेल्थ अच्छा हो, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी हो, तो वास्तविक रूप से हम हैप्पी रह सकते हैं। और यही चीज है सर, आपने जो कुछ भी। श्री मनोहर दुबे साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। स्वस्थ मस्तिष्क का सृजन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत।